नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी की चर्चाएं पूरी दुनिया भर में हो रही हैं, पर चर्चा इस बात को लेकर भी है कि इस शादी में पूरा विपक्ष तो एकजुट हुआ, पर आखिर राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंचे। अंबानी की बेटी की शादी में पूरा इंडिया गठबंधन तो गया, मगर गांधी एंड फैमिली वहां नहीं दिखी, जबकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को खुद मुकेश अंबानी कार्ड देने पहुंचे थे। पर उस वक्त राहुल गांधी कहां थे, क्या कर रहे थे, उसका एक वीडियो सामने आ गया है, तो वीडियो आपको दिखाएंगे। राहुल गांधी पर अपडेट आपको देंगे, पर इसी के साथ एक और अपडेट आपको दे दे। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के नतीजों पर राहुल गांधी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। ये उपचुनाव के नतीजों से स्पष्ट हो चुका है। इसी के साथ राहुल गांधी ने और भी काफी कुछ बातें कही हैं, तो उपचुनाव के नतीजों पर राहुल गांधी का रिएक्शन क्या आया है वो आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत करें, पर सबसे पहले आपको राहुल गांधी का वीडियो दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी दशक की सबसे भव्य शादी को छोड़कर दिल्ली के कैफे में पिज्जा का लुत्फ उठा रहे थे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने नीली टी-शर्ट पहन रखी है। ऐसा लग रहा है कि उनके सामने कोई बैठा है जिससे वो बात कर रहे हैं। हालांकि वीडियो काफी दूर से किसी ने शूट किया है, तो बहुत ज्यादा क्लियर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। ये वीडियो वायरल कराया जा रहा है या वायरल हो गया है? देखिए, वीडियो राहुल गांधी और होटल रेस्टोरेंट में जाएं और वायरल करवाएं, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी वहां गए। ये वीडियो जो दिख रहा है उसमें राहुल गांधी सिंगल दिखाई पड़ रहे हैं, आसपास में कोई और नहीं है उनके साथ, लेकिन उसके सामने कुछ है, कुछ लड़कियां भी है जिससे भी बातचीत कर रहे होंगे, या फिर वहां पर कोई और मीटिंग चल रही होगी। ये तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि राहुल गांधी उस दिन पिज्जा खाने के लिए गए हुए थे। अब इनकी मानसिकता कांग्रेस की और फिर मानसिकता गांधी नेहरू परिवार के इस सदस्य की, जो कि विदेशों से संचालित होती है। चलिए, अंबानी की शादी में आपको न जाने के लिए एक वजह होनी चाहिए, और आप एक वजह बताते कि आप राजनीति में हैं। राजनीति में आपने अंबानी के खिलाफ बहुत कुछ बातें कही है, लेकिन क्या उन बातों को कहने के बावजूद अंबानी या अडानी की कंपनी को किसी भी कांग्रेस शासित प्रदेश में एंट्री पर बैन लगाया गया? राजस्थान में आपकी सरकार थी और उस समय आपकी ही पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अडानी के साथ बैठकर डील फाइनल करते हैं। 2500 करोड़ रुपए की डील फाइनल होती है, और वहां पर जो पवन ऊर्जा के विकास के लिए काम करने के लिए दोनों, यानी कि राजस्थान की सरकार अडानी की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। उस समय भूमि अधिग्रहण किया जाता है और क्षेत्र के लोग हंगामा भी खड़ा करते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने औने पौने दाम में उसकी जमीन खरीद ली, लेकिन फिर भी राहुल गांधी सवाल नहीं उठाते। उस समय कहते हैं ये तो सरकार है जो अपनी कंपनी के स्तर पर उनके साथ डील कर रही है ताकि रोजगार सृजित होगा। उसी तरीके से अंबानी की कंपनी के साथ भी कर्नाटक में हो, या फिर आपकी सरकार, जब गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र के अंदर थी, जब एमवीए की सरकार थी, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय, या फिर पंजाब में जब आपकी सरकार थी, या फिर अभी कर्नाटक से लेके इधर हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है। हर जगह पर ये अडानी और अंबानी की कंपनियों के टेंडर रद्द तो नहीं हो रहे, और न ही उनसे आप दूरी बनाए हैं सरकार के दौरान, लेकिन जब आपको सार्वभौमिक तौर पर दिखाना होता है, लोगों को बेवकूफ बनाना होता है, तो आप कहते हैं कि हम बिजनेसमैन के साथ, कारपोरेट हाउसेस के साथ कोई संबंध रखना नहीं चाहते। तो ये तो राहुल गांधी को बताना चाहिए कि इनके चहेते, जो कि इनको हर मुकदमों से बाहर निकालने की कोशिश में रहते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, वो क्यों गए थे अंबानी के पास? क्या उनको ये नहीं लग रहा था कि वो कारपोरेट घरानों के साथ संपर्क बना के राहुल गांधी के विचार की धज्जियां उड़ा रहे हैं? कांग्रेस के सारे नेता कुढ़ रहे होंगे, बड़े नेता,
जिनको इनविटेशन मिला और जो नहीं जा पाए राहुल गांधी के इस जिद के कारण। लेकिन उस समय राहुल गांधी एक होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, और वहां पर इनके अपने पसंदीदा व्यंजन क्या हैं, क्योंकि इनकी परवरिश विदेशी मानसिकता से हुई है, विदेशों में ज़्यादा समय रहे, और माँ के पक्ष में जो है वो इनकी सारी आदतें यूरोपियन बन गई है, मजबूरी बन गई है इनकी, क्योंकि इनको वही संस्कार मिला है। इसलिए ये उस समय जाते हैं एक रेस्तरां में। उसी समय चीन और नेपाल के बीच कुछ खिचड़ी पक रही होती है। नेपाल में सरकार बदली और सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने? केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने। यह सबको मालूम है कि ओली की नजदीकी प्रचंड से ज्यादा बेहतर है चीन के साथ, जबकि दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। लेकिन जब ओली की सरकार पिछली बार भी थी तो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश में चीनी एजेंट की भूमिका नेपाल के अंदर बढ़ती जा रही थी। एक महिला चीनी एजेंट जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास पर हावी थी, उसका खुलासा बाद में हुआ जब उसके सीसीटीवी फुटेज सामने आए, और उसके बाद चीन को उसे वापस बुलाना पड़ा। केपी शर्मा ओली के समय में ही हिंदुस्तान के साथ पहली बार नेपाल का बॉर्डर डिस्प्यूट सामने आया, जब वो कह रहा था कि भारत ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। ये चीन का करा धराया था कि जैसे भारत और चीन के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, चाहे डोकलाम में चल रहा हो या लद्दाख में चल रहा हो, अरुणाचल प्रदेश में चल रहा हो, लेकिन उस बीच एक और पड़ोसी देश यानी नेपाल, जिसके साथ हमारा बहुत पहले से संबंध अच्छा है, उस सरकार के साथ भारत का संबंध खराब करवाएं। और वो वही केपी शर्मा ओली जब प्रधानमंत्री बने तो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से एक ट्वीट किया गया और उनके शुभकामनाएं दी गई केपी शर्मा ओली को। क्या कभी कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, जब कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और वो कांग्रेस की तरफ से शुभकामना दे रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं। तो क्या इन लोगों ने कभी भूटान में नए प्रधानमंत्री बनने, सरकार बदलने पर कभी भी इन लोगों ने शुभकामनाएं दी, जो भारत का करीबी देश माना जाता है, चीन के खिलाफ काम कर रहा है? क्या इन लोगों ने दूसरे पड़ोसी देशों के साथ, जिसके साथ बेहतर संबंध भारत का है, जब बदला भारत का संबंध श्रीलंका के साथ, जब श्रीलंका चीन की गोद में रहा करता था, उसके बाद मोदी ने अपनी फॉरेन पॉलिसी बदली, मनमोहन सिंह की सरकार ने श्रीलंका को चीन के करीब ले गया, क्योंकि वहां पर ह्यूमन राइट्स के नाम पर, जैसे कश्मीर में पूरी दुनिया में एक अफवाह पैदा करने की कोशिश की जाती है कि यहां पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उस मामले में श्रीलंका सरकार के बदले इन्होंने तमिल पॉलिटिक्स के इंटरफेरेंस में आकर, उसके दबाव में आकर, प्रेशर में आकर उन्होंने यूएन में मसला उठा दिया कि श्रीलंका में जो हो रहा है उसकी जांच होनी चाहिए। और श्रीलंका है धीरे धीरे भारत से दूर चला गया और चीन के नजदीक चला गया। मोदी के आने के बाद श्रीलंका को फिर से भारत के साथ लाया गया है और वहां पर जब सत्ता बदलती है तो क्या कांग्रेस शुभकामनाएं देती है? क्योंकि कांग्रेस एक अपोजिशन पार्टी है। इनकी मजबूरी नहीं है कि किसी दूसरे देश में सरकार बदलती हो तो वहां पर आप शुभकामना दें। अगर आप प्रधानमंत्री होते तो ये आपकी मजबूरी होती है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी हैं, अगर पाकिस्तान में भी सत्ता परिवर्तन होगा तो जो जीत कर आएगा उसको शुभकामनाएं देना एक डिप्लोमेसी माना जाता है, एक तरह से कटसी है, वो उसको निभाना ही पड़ता है। लेकिन कांग्रेस के लिए मजबूरी नहीं है। कांग्रेस ने नेपाल में इस सत्ता परिवर्तन को क्यों शुभकामना दिया? क्योंकि ओली और चीन के साथ जो गठबंधन है और भारत के खिलाफ अब वो ज्यादा आक्रामक हों, इसलिए चीन के साथ कांग्रेस की डील। और इस पूरे मामले में राहुल गांधी की जो भूमिका होती है वो संदेहास्पद होती है, क्योंकि राहुल गांधी वही व्यक्ति हैं जब डोकलाम का विवाद चल रहा था तो उस समय चीन की एम्बेसी में गए थे और वहां जाकर क्या बात कर रहे हैं कि चीन से हम तो ये बात करने गए थे कि सीमा पर स्थिति जो बताई जा रही है, भारत की सरकार जो बता रही है, वही वास्तविकता है कि कुछ और खिचड़ी पक रही है। ये बात करने के लिए इनको अपने नॉर्थ ईस्ट के जो इनके सांसद, इनके नेता हैं, उनसे बात करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये भूटान के
राजदूतावास में जाकर बात करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इनको जरूरत कहां पड़ी? चीन के एम्बेसी में जाने की। और जब इनकी चोरी पकड़ी गई तो 4-5 दिन तक कांग्रेस वालों ने उसे छिपाने की कोशिश की, जब तक कि वहां के ग्लोबल टाइम्स में रिपोर्ट नहीं छप गई राहुल गांधी चीन के एम्बेसी में आकर मुलाकात किए। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये कोइंसिडेंट नहीं है, ये कोई संजोग नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से राहुल गांधी अपने 10 जनपद से बाहर निकलते हैं, ये किसी रेस्तरां में जाते हैं, वहां पर किन किन के साथ मीटिंग होती है पता नहीं, क्योंकि ये दिल्ली है, यहां पर हर देश की एम्बेसी है और दूतावास है। अब उन जगहों से कहां से कौन आता है, किस रेस्तरां में मीटिंग होती है, और मीटिंग के बाद खाने पीने के बहाने ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तो केवल कुछ लोगों के साथ मुलाकात करके खाना खाने गए थे, इसलिए एक छोटा सा वीडियो उसका बाहर आता है। अब राहुल गांधी जानबूझकर वो वीडियो बनवाए या फिर उसको इनडायरेक्टली बनवाकर बाहर किया, ये तो अब राहुल गांधी या फिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बताएगी। क्योंकि जिस एंगल से इस वीडियो को शूट किया गया है, जो आपने समझाया कि सामने कोई बैठा है जिससे राहुल गांधी बात करें, तो सामने कौन है उसकी तो तस्वीर सामने आ रही नहीं है, तो ऐसे में तो लगता है कि राहुल गांधी की कोई रणनीति होगी। देखिए, राहुल गांधी ने जो ये वीडियो बनवाई है, इनके आसपास यानी कि अगर कोई कांग्रेस का नेता हो या इनके कोई नजदीकी हो, उसका इसमें जिक्र नहीं किया गया, कोई है भी नहीं, उसमें दिखाया भी नहीं गया। हां, सामान्य लोगों को दिखाया गया है कि आसपास के टेबल पर कुछ लड़कियां बैठे हैं, कुछ दूसरे लोग बैठे हैं, लेकिन इस खाने पीने के आयोजन से पहले राहुल गांधी कैसे गए, कहां मीटिंग किए, इसकी चर्चा कहीं नहीं है। लेकिन उस बीच जिस तरीके से खड़गे का ट्वीट आता है और चीन और नेपाल के बीच जो अचानक से खिचड़ी पकने लगती है, और दोनों ये केपी शर्मा ओली जिस तरीके से पिछली बार की सरकार में चीन के इशारों पर भारत के खिलाफ जाते रहे हैं, ये तो एक शक पैदा करता है, क्योंकि कांग्रेस यानी राहुल गांधी पहले भी विवाद में रहे हैं चीन के संबंध को लेकर। चाहे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच एमओयू साइन हुआ, उस मामले को भी अभी तक पूरी तरह से यह बताया नहीं जा सका। सुप्रीम कोर्ट भी इसे बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकी कि भाई उस एमओयू में क्या किया गया था, आपने बोला क्या था। सिर्फ ये बात कह देने से कि स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप के लिए दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध हो, इसके लिए हमने पैक्ट किया, ये तो मान्य नहीं होगा। दूसरी बात, जो राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे मिले, उसमें भी आपने यही कहा ये तो पैसे रिसर्च के लिए मिल रहे थे कि भारत और चीन के बीच के संबंध को कैसे बेहतर किया जाए। आपकी सरकार, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, और दो सरकारों के बीच जो पैक्ट होना चाहिए, एक सरकार जिसके ही अपने लोग उस रिसर्च फाउंडेशन में हैं, वो बेहतर संबंध के लिए क्या आइडिया आपको देंगे जो सरकार के मंत्री, सरकार के अधिकारी नहीं दे सकते। तो ये अंदर खाने से, ये जो पर्दे के पीछे से पैक्ट ये लोग कर रहे हैं, और उसके बाद अभी चीन और नेपाल के बीच ये संबंध और कांग्रेस का उसमें इंटरफेयर करना, ये बताता है कि अब एक बड़ी साजिश फिर से की जाएगी। लद्दाख में, गालवान घाटी में यह मुद्दा पुराना हो गया इन लोगों के लिए। डोकलाम विवाद, यह मुद्दा पुराना हो गया इन लोगों के लिए। अब यह सब चाहता है कि कहीं से, उधर से चीन, इधर से नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट को और बढ़ाए, ताकि राहुल गांधी जैसे लोगों को यह मौका मिल जाए कि देखो अब नेपाल भी आंख दिखा रहा है, चीन भी आंख दिखा रहा है, मोदी कमजोर हो चुके हैं, भारत को यह आक्रामक रुख नहीं अपना रही है। ये सारी कॉन्स्पिरेसी जो चल रही है, इसी बात को लेकर चल रही है। ये वीडियो जो दिखा रहा है वो सच्चाई नहीं है, जो इसमें नहीं दिखाया गया सच्चाई उसके करीब दिखाई पड़ती है। ये अडानी अंबानी और फिर अंबानी की शादी, ये एक मौका मिला इन लोगों को कि सारे नेता तो उधर हैं, मीडिया का इंटरेक्शन उधर है, वहां पर सारी चीजें दिखाई पड़ रही है। यहां हम
छिप छिपा के कुछ ऐसे मीटिंग इस समय दिल्ली में कर सकते हैं जिस पर न मीडिया की नजर होगी और न ही जो सारी सिक्योरिटी एजेंसियां अभी इस बात के लिए तैयार है कि मुंबई में कोई बड़ी घटना ना हो जाए, हम अपना काम बना लेंगे। ये राहुल गांधी की रणनीति का हिस्सा लगता है जो अभी सामने आ रहा है। बिल्कुल, तो नेपाल के साथ बढ़ती राहुल गांधी की नजदीकियां और चीनी प्रेम तो हालांकि किसी से छिपाई नहीं है, लेकिन उपचुनाव के जो नतीजे आए उससे राहुल गांधी इतने गदगद क्यों है वो आपसे समझेंगे। लेकिन एक ट्वीट जरा राहुल गांधी का दिखा देते हैं। तो लोकसभा चुनाव के बाद देश के 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों के नतीजों पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने इसे तानाशाही का समूल नाश बताया है। दरअसल एक्स पर ट्वीट कर राहुल गांधी ने लिखा कि 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकर पेशी समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ी है। जय हिंदुस्तान, जय संविधान। किस जीत की ये चर्चा कर रहे हैं? देखिए, ये जीत ये उसी तरीके से है जैसे कहा जाता है सावन में कोई पैदा हुआ उसको चारों तरफ हरियाली दिख रही है। उसने जून की गर्मी देखी नहीं, वो हरियाली ही देख के ये खुश है कि देखो चारों तरफ अच्छे अच्छे चीजें ही चल रही है। राहुल गांधी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और ये सबको पता है। कांग्रेस के जो सिंपैथाइजर हैं, जैसे कांग्रेस के सिंपैथाइजर, हम बड़े जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं, कोई ऐसे लोग जो कि इनको थोड़ा बहुत हमेशा इनको तवज्जो देते रहे हैं, ऐसे लोग भी अब कांग्रेस का क्रिटिसाइज इस बात के लिए कर रहे हैं कि राहुल गांधी कर क्या रहे हैं। नीरजा चौधरी जैसे, ये हमेशा कांग्रेस के लिए लिखती रही हैं, उनके सपोर्ट में लिखती रही हैं, लेकिन फिर भी अभी ये लिख रही हैं कि किस दिग्भ्रमित स्थिति में कांग्रेस है, कौन से जीत का जश्न मना रही है। कांग्रेस पार्टी को यह सोचना चाहिए कि वो इतिहास के सबसे बुरे दौर में अपने पार्टी के कार्यकाल में चल रही है और यही बात कांग्रेस को, राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये किस इंडी अलायंस की बात कर रहे हैं कि इंडी अलायंस की जीत हुई। इंडी अलायंस में क्या ममता बनर्जी शामिल है? न चुनाव में शामिल थी, न आज शामिल है। इंडी अलायंस में क्या आम आदमी पार्टी शामिल है? चुनाव में दिल्ली के अंदर आप लोगों के बीच गठबंधन हुआ, पंजाब में तो हुआ नहीं था। उपचुनाव तो पंजाब की सीट पर थी, वहां पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। तुमसे ही आम आदमी पार्टी ने पंजाब छीना है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं छीना है। पश्चिम बंगाल की जहां तक बात है, 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, सबके सारे के सारे सीटें ममता बनर्जी जीत ली। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि पश्चिम बंगाल के असेंबली में एक भी विधायक आपकी पार्टी का नहीं है, कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं। यह शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी के लिए कि एक उपचुनाव में जीत मिली कांग्रेस पार्टी को और वो जीतने के बाद टीएमसी में चला गया। अभी एक भी सीट नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, तो 77 सीटें हैं। अब पश्चिम बंगाल से कांग्रेस को बाहर कर दी ममता बनर्जी ने, सीधे भारतीय जनता पार्टी से फाइट हो रही है, फिर भी ये जश्न मना रहे इंडी अलायंस की जीत हुई है। ये फिर हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहां भी आपकी सरकार है, इंडिपेंडेंट लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उसके बाद उपचुनाव कुछ हुए, उसमें से भी भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट जीती है, आप ही की सरकार है। तो अगर तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में उपचुनाव हो रहा था तो ये डीएमके, एआईडीएमके समझे, कांग्रेस समझे, भारतीय जनता पार्टी तो अभी वहां आधार बना रही है। ऐसी तो है नहीं कि 10, 20, 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीता। तुम्हें कांग्रेस को पूरी तरीके से मध्य प्रदेश से साफ कर दिया है, लोकसभा में एक सीट तुम्हारे पास नहीं है। तो किस इंडी अलायंस की जीत की खुशी मना रहे हैं राहुल गांधी कि उत्तराखंड में एक सीट जीत लिए, 2 सीट जीत लिए। अब ये दोनों सीटें है क्या? जो तुम्हारी सीट थी वो तुम्हारे पास है, एक सीट जिसकी बात कर रहे हो, अभी उत्तराखंड में शुरुआत हुई है। ये जो शुरुआत हुई है वो अभी दिख रहा है, वहां कैसे डेमोग्राफी चेंज की जा रही है देवभूमि की, इस पर सवाल उठ रहे हैं कि कैसे हरिद्वार में 34% मुसलमान आ जाते हैं, कैसे उधम सिंह नगर में 24% मुसलमानों की जनसंख्या हो गई। ये पिछले 10 सालों में किस तरीके से वहां का डेमोग्राफी चेंज करने की जरूरत इन लोगों की पड़ी, क्योंकि मुसलमान नहीं रहेगा तो कांग्रेस नहीं रहेगी, दूसरे क्षेत्रीय पार्टी जो एपेजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं वो नहीं रहेंगे। तो इसलिए दिग्भ्रम में हैं और इन्हें दिग्भ्रमित रहना भी चाहिए।
पूरे चुनाव के दौरान जिस भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में केवल 1.2% वोट कम मिला, यानी कि पूरे हिंदुस्तान में मोदी की पॉपुलैरिटी केवल 1.2% कम मान सकते हैं पॉपुलर वोट के लिहाज से, और कांग्रेस 1.49% वोट थोड़ा ज्यादा लेकर आई। आपकी सीटें दुगनी हुई, इसका मतलब यह नहीं है कि पॉपुलैरिटी दुगनी हो गई है। मोदी की सीटें कम हुई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मोदी की पॉपुलैरिटी 20% कम हो गई है। अभी भी 37% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास वोट है, और मोदी केवल 1.2% कम वोट ला पाए पिछले चुनाव से, जबकि पिछले चुनाव में 303 सीटें आई थी। यह तो दुर्भाग्य है इस सिस्टम का, जो फास्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, जहां 1500 से 2000 से 2500 से भी जीत दर्ज कर सकते हैं। तो ये स्थितियां इस पार्टी की है। ऐसे ही भ्रम में बने रहें ताकि 2050 तक 47 की बात जो हो रही है, तब तक राहुल गांधी ऐसे अपोजिशन में बैठे रहें और भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने। धन्यवाद। तो राहुल गांधी किस जीत की बात कर रहे हैं ये आप अब अच्छे से समझ गए होंगे। राहुल गांधी सिर्फ इन दिनों मुद्दों को भटकाने का काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि लोगों का ध्यान उन पर जाए, पर अपनी हरकतों से ही खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, जिससे सिर्फ उनकी बदनामी हो जाती है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।